कैटेगराइजेशन करते हैं दैट कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजंस। अब आज का कैटेगराइजेशन उनकी प्रॉपर्टीज से बेस्ड है। तो पहला फंक्शन है जिसे हम कहते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन। इससे पहले कि आगे चलें, दो और सिंपल टाइप्स हैं, दोबारा से डिफरेंट रीजन से। बाउंडेडनेस के ऊपर बेस्ड दो टाइप्स हैं, बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन, जो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, आपको मालूम होनी चाहिए, पर चलो बता देते हैं ताकि किसी को नहीं मालूम है तो याद आ जाए। कमेंट करके बताओ बाउंडेड फंक्शन किसे कहते हैं और अनबाउंडेड फंक्शन किसे कहते हैं। बेटा मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसको नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो। ये मैंने फंक्शन लिखा है ना, अब फंक्शन की क्या है स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है नहीं, है ना, ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म हमने बना ली। ये मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा था, हाँ, जब हम छोटे थे स्कूल में, तो जब वो नोट्स बनाती थी, जब भी शन TION या SHION या है ना ऐसी कोई भी शन की बात आती थी, हम उसको ऊपर एन लगा देते थे, तो बायो के नोट्स बनाने आसान हो जाते थे, है ना। तो आई हैव एक्चुअली केप्ट दैट शॉर्ट फॉर्म अभी तक, तो आई यूज़ इट। कोई भी समझ ना है शॉर्ट फॉर्म तो आप पूछ सकते हो, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमने खुद बनाई है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग अश्वनी एंड जशुमती, आई एम ऑडिबल, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। चलो बाउंडेड फंक्शन बताओ किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो A सेट से B सेट तक डिफाइंड हो, उसे बाउंडेड तब कहेंगे जब उसकी रेंज बाउंडेड हो जाए। इज सेड टू बी बाउंडेड if f of a is bounded। f of a मतलब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, दिस इज द रेंज सेट। तो अगर किसी फंक्शन की रेंज सेट बाउंडेड हो जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाउंडेड, ठीक है। अब अनबाउंडेड फंक्शन जो बाउंडेड नहीं है, तो f फ्रॉम a to b is said to be unbounded if it is not bounded, है ना, that is if the range set is unbounded। तो फंक्शन बाउंडेड होगा या नहीं किस बात पे बेस्ड है, इस बात पे बेस्ड है कि उसका रेंज सेट बाउंडेड है या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चला जाए। चलो ये बेसिक बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई बाउंडेड फंक्शन का एग्जाम्पल दीजिए। f of z is equal to 5 iota, क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी। तो अगर हम इसको डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर और कोड डोमेन भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलिए, मैं आपसे बोलूँ इसकी रेंज बताओ, तो f ऑफ c क्या आ जाएगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे फंक्शन लगाओगे तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, तो इसकी रेंज आ जाएगी सिंगलटन सेट 5 आएगा। ये कैसा सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है यानी कि बाउंडेड है। तो क्योंकि ये सेट बाउंडेड है, therefore this function is also bounded, therefore f is bounded, ठीक है। अब एक अनबाउंडेड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। f from complex numbers to complex numbers, f of z is equal to z। ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन इसे कहते हैं। हर एलिमेंट की इमेज वो खुद ही आ गया, तो आप इसका रेंज सेट निकाल सकते हैं। f ऑफ डोमेन क्या आ जाएगा, f of z such that z belongs to domain। जब भी हम डोमेन में डालेंगे तो f of z की वैल्यू क्या आ रही है, z, यानी कि z such that z belong to कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट आ गया। तो यानी कि जो रेंज सेट आया वो हमारा क्या आ गया है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बाउंडेड सेट है, नहीं, है ना। दिस इज नॉट बाउंडेड, यानी कि फंक्शन भी बाउंडेड नहीं है। Therefore, इस एग्जाम्पल में फंक्शन f इज नॉट बाउंडेड। अब नॉट बाउंडेड तो हम क्या कहेंगे, दैट इज f इज अनबाउंडेड। कोई दिक्कत, यहाँ तक चल सकते हैं आगे, इजी बात है ना। वापस अपने दूसरे टाइप्स पर आए। एक चीज और बताना चाहेंगे, क्या किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इस बात में कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सेट को बाउंडेड कब कहते हैं और अनबाउंडेड कब कहते हैं। तो नोट को कंटिन्यू करते हुए, मैंने नोट लिखा था, नोट में हमने लिखा था पहले ये दो डेफिनेशन को, इसी डेफिनेशंस के नीचे इन एग्जाम्पल को लिख लो नोट नंबर 3 डालकर, इन दोनों एग्जाम्पल को, ताकि आप कंपेयर कर सको, है ना।
और आगे आप लिख सकते हैं नोट नंबर 4 में बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट की डेफिनेशन। कोई बताना चाहेगा सेट को बाउंडेड कब कहते हैं और अनबाउंडेड कब कहते हैं? पहले इसका इंग्लिश मीनिंग बताओ। बाउंडेड का क्या मतलब है बेटा? बाउंडेड मतलब बाउंड होना, बाउंड्री होना, मतलब ये पता लगना कि कोई सेट के सारे एलिमेंट्स एक बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं। बस ये सबसे आसान तरीका है इस बात को याद रखने का, ठीक है ना। अब इसका मतलब मैथमेटिकली समझते हैं। तो बाउंडेड सेट वो जिसके सारे एलिमेंट्स एक बाउंड्री के अंदर है और वो बाउंड्री हम बना सकते हैं, राइट। हम सब आर्किटेक्ट्स हैं, हम वो बाउंड्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम वो बाउंड्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंड्री के अंदर सारे सेट के एलिमेंट्स है, तो हम क्या कहेंगे? सेट बाउंडेड है। अगर ऐसी कोई बाउंड्री जिसको हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते और उस सेट के सारे एलिमेंट्स उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो सेट अनबाउंडेड है ना। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। तो ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स is said to be bounded if there exists n belongs to positive real numbers such that z belongs to ball of radius m at z naught for all z belonging to a for some fixed z naught belonging to complex। क्या लिखा मैंने कहा है कि एक सेट को हम बाउंडेड तब कहेंगे जब हमें कोई ऐसा रेडियस मिल जाए, कोई एम ऐसा पॉजिटिव आर यानी कि रियल नंबर मिल जाए, सच दैट इस सेट के सारे एलिमेंट्स एक बॉल के अंदर आ जाए। इस सेट के सारे एलिमेंट्स एक बॉल के अंदर आ जाए। कौन सी बॉल के अंदर? जिसका रेडियस कोई भी पॉजिटिव एम नंबर हो सकता है और जिसका सेंटर भी कोई भी फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ना तो हमें रेडियस से मतलब है और ना ही हमें सेंटर से मतलब है। मतलब बस ये है कि एक बाउंड्री मिल जाए। तो एक बॉल एक बाउंड्री नहीं बन जाएगी, है ना। तो अगर एक बॉल मिल गई जिसके अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स है, यानी कि एक बाउंड्री मिल गई जिसके अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स है, यानी कि सेट बाउंडेड है। इस सेट की बात करते हैं। अब अनबाउंडेड किसे कहेंगे? तो ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी अनबाउंडेड। एक सिंपल डेफिनेशन तो क्या है? व्हेन इट इज नॉट बाउंडेड, जब हमें कोई ऐसी बॉल ना मिले। अब इसी बात को लिख भी लेते हैं। इफ for all n belonging to R positive, there exists z belonging to A such that z does not belongs to for some fixed z not belongs to complex। जब भी आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हो, बड़ा सा बड़ा या छोटे से छोटा, और आप सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें फिट करने की कोशिश करते हो, तो हर बारी कोई z बाहर रह जाता है जो कि उस बॉल में नहीं आ पाता। इसका मतलब सेट कैसा है? अनबाउंडेड है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखिए इसके भी। अब चाहो तो इसके भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। नोट नंबर 5 कर लेना। एग्जाम्पल आपको चेक करके बताना है कौन सा सेट बाउंडेड है, ठीक है ना। एक ये इवन सेट है, राइट।
अब A2 वाला देखते हैं। चलो, ये दो सेट है, आपको बताने में से कौन से दो सेट में से कौन सा सेट बाउंडेड है या कोई भी है या नहीं है बताना। बता पाओगे? पहला काम क्या करो, पहले सेट को पहचानो। क्या आप उसको प्लॉट कर पा रहे हो इस तरीके से? तो प्लॉट करके देखो, या फिर उस सेट में कौन से एलिमेंट्स है ये पहचानो। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? इस सेट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका डिस्टेंस 1 प्लस आयोटा और 1 से जब हम जोड़ते हैं तो उसका सम 1 आ जाता है। वन प्लस आयोटा और 1, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? माइनस करके देखो, आयोटा आ रहा है, आयोटा का मॉडुलस निकालो 1, इसके बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका डिस्टेंस 1 प्लस आयोटा और 1 से जोड़कर 1 आ रहा है, इसका मतलब हम किसकी बात करें? हम स्ट्रिंग सेट की बात करें, हम एक्चुअली लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 प्लस आयोटा एंड 1 की बात करें। तो ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 प्लस आयोटा एंड 1। बी सेट की बात करते हैं, यानी कि E2 सेट की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं। ये कह रहे हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका मॉडुलस 1 के बराबर है या उससे बड़ा है। तो मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक बॉक्स है और अगर हमने जो इस सर्कल बनाया है, इस सर्कल का रेडियस है 1 और सेंटर है 0, इस सारा बॉक्स जो है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कि रिप्रेजेंट करता है। तो ये E2 सेट क्या है? ये है ये सर्कल है ना, मॉड z इज इक्वल टू 1 और इससे बड़ा मॉडुलस, यानी कि ये सारे बाहर के पॉइंट्स। सेट पहचान में आ रहे हैं? अब ये जो ब्लू लाइन से शेड पार्ट है ये अपना क्या रिप्रेजेंट करता है? E2 सेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब हमें एक बॉल मिल जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से बाहर तो नहीं जा सकते, इससे बड़ा सेट तो नहीं जानते। हमें एक बॉल मिल जाए किसी भी रेडियस की जिसके अंदर जो है ये लाइन सेगमेंट आ जाए। क्या हमें मिल जाएगी? ये देखो मिल जाएगी। क्या आपको एक बॉल मिल रही है? कोई भी रेडियस की बना सकते हो। अगर ये 1 रेडियस की लाइन सेगमेंट है, आप इसको 2 रेडियस का बना लो, 3 रेडियस का बना लो, जितनी मर्जी रेडियस का बना लो। एक बॉल मिल रही है, क्या वो इस लाइन सेगमेंट को कवर कर रही है? उसका सेंटर यहाँ के बीच का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो एक बॉल मिल रही है जो इस सेट को कवर कर रही है, इसलिए ये सेट कैसा है? बाउंडेड। अब देखो, इस सेट को कवर करना है पर कॉम्प्लेक्स नंबर के डिब्बे से बाहर नहीं जा सकते। क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर के डिब्बे से बाहर जाए बिना इस सेट को कवर कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। हमने तो इमेजिनरी बॉक्स बनाया, बना बॉक्स तो है ही नहीं। यहाँ से भी बढ़ता जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी बढ़ता जाएगा, यानी कि कभी भी हम एक ऐसी बॉल नहीं बना पाएंगे इस सेट में। जब भी बनाने की कोशिश करेंगे, देखो बनाने की कोशिश करो तो कुछ पॉइंट्स बाहर रह गए ना, और बड़ा बनाने की कोशिश करो, जब भी बनाने की कोशिश करोगे हमेशा कुछ पॉइंट्स बाहर रह जाएंगे, यानी कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सेट में कवर करें नहीं जा सकता। यानी कि ये सेट कैसा है? अनबाउंडेड। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी तो नहीं चाहिए। अब वापस चलेंगे एक स्टेप हटे। हमने पढ़ा कि बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हमने देखा कि एक फंक्शन को बाउंडेड तब कहते हैं जब उसका रेंज सेट बाउंडेड हो, और अनबाउंडेड तब कहते हैं जब उसका रेंज सेट अनबाउंडेड हो। तो रेंज सेट एक्चुअली में एक सेट है, इसलिए सेट के बाउंडेड होने से फंक्शन का बाउंडेड पता चल रहा है, इसलिए हमने सेट की बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस को रिवाइज कर लिया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? आगे चलिए। तो हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा जो कि 1 1 ऑन 2 के ऊपर बेस्ड था फंक्शंस का। उससे हमने 4 टाइप्स पढ़े, 1 1, मैनी 1, ऑन 2, इन 2। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा बाउंडेडनेस के ऊपर बेस्ड, उसमें 2 टाइप्स थे फंक्शन के, एक था बाउंडेड, एक अनबाउंडेड। अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो प्रॉपर्टीज इसके ऊपर बेस्ड है। अब उसमें फंक्शन प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के कारण अलग अलग होता है। तो पहला टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। बताना चाहेगा पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा किससे कहते हैं? बहुत जाना माना फंक्शन है, इसको फर्दर किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, बहुत पढ़ा है हम सब ने। किसे कहते हैं?
तो क्या ऐसे फंक्शन को पॉलिनोमियल कहते हैं? कैसे फंक्शन को? बेटा जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक फंक्शन जा रहा है, ये सेट हम ए बी भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी कोई भी सेट ले सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, ए और बी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ही सबसेट्स होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे फंक्शन को पॉलिनोमियल कहते हैं? जो इस प्रकार का नजर आए। किस प्रकार का? जिसमें z की कोई पावर्स हो रखी हो, 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, ऐसे करके n पावर तक, और उन पावर्स के साथ कोई कोफिशिएंट्स यानी कि a0, a1, a2, an तक मल्टीप्लाई हो रखे हो और उनको ऐड किया गया, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ z। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ z फ्रॉम 0 टू n। कौन सी पावर तक? 0 पावर से लेके n पावर तक, जहाँ पे n कोई भी फिक्स्ड नेचुरल नंबर हो सकता है ना। एग्जाम्पल देखा जाए पॉलिनोमियल फंक्शन का। एग्जाम्पल f of z is equal to z। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ है ना? बताओ। अब आपका काम है, क्या काम है? आपको बताने की पॉलिनोमियल है नहीं, पहली बात। आपको इसका रेंज सेट निकालना है, दूसरी बात। आपको बताना है 1 1 है नहीं, तीसरी बात। ऑन टू है नहीं, चौथी बात। करो काम, चलिए कमेंट करके बताओ। और एक और फंक्शन आपको देते हैं, g फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर f of z is equal to a0 such that a0 is fixed। दोनों केस में आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो क्या ये 1 1 है नहीं, ऑन टू है नहीं, कैसी बात है? कमेंट करके बताएं। बता सकते हैं सभी? देखे क्या? बताओ क्या आंसर आएगा। सभी लोग कोशिश करो आंसर करने की। I'll give you a few seconds to answer. बताएं फिर बच्चों। पहला केस देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए इसको z की कोई पावर होना चाहिए। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? 0 प्लस 1 इंटू z रेज पर 1, या ऐसा 0 z रेज पर 0 प्लस, क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है z की पार्ट्स का, है ना? तो ये पॉलिनोमियल है। तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगला काम क्या करना है? इसका रेंज सेट निकालना है। रेंज निकालो f का। इसका मतलब f of z such that z belongs to complex number। इसको डायरेक्टली हम ऐसा भी लिख सकते थे, f of डोमेन। डोमेन सेट यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की रेंज सेट आ गया। रेंज सेट कैसा है? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? अनबाउंडेड। तो हम ये बता सकते हैं। अब बताओ फंक्शन 1 1 है नहीं? अब देखो इसमें हर एलिमेंट की कैसी इमेज आएगी? मैं इसमें 1 डालूं तो f of 1 क्या आएगा? 1। 2 डालूं तो f of 2 क्या आएगा? 2। हर एलिमेंट की एक इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन भी है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं? चेक करो। ऑन टू कब होता है? जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो। रेंज क्या आ गई? कॉम्प्लेक्स नंबर। कोडोमेन क्या थी? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों बराबर हैं, यानी कि ऑन टू फंक्शन भी है।
तो 1 है, ऑन टू है, और कैसा फंक्शन है, अनबाउंडेड है। सारी बातें चेक हो गई। क्या यही सब हम इसके लिए भी चेक कर सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के लिए? आप कमेंट करके पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी के बारे में बताएं क्या क्या कहा जा सकता है। अब ये क्या है, एफ जेड की कोई फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इमेज आ रही है, इसे क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, वैसे इसका दूसरा नाम क्या, इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या ये पॉलिनॉमियल है? जाहिर बात है। इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a नॉट इंटू जेड रेज पर 0, आगे जाना ही नहीं है ना, या 0 इंटू जेड रेज पर 1, बाकी सारे 0 कोफिशिएंट्स है, राइट? तो पॉलिनॉमियल तो है। अब इसकी रेंज निकालें, बताओ क्या रेंज आ जाएगी? रेंज ऑफ g इज इक्वल टू g of z such that z belongs to domain। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, g of domain। क्या आ जाएगा? जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप देखोगे इमेज हमेशा क्या आने वाली है? फिक्स्ड। तो कैसा सेट आ गया? सेट विद ओनली वन एलिमेंट, यानी कि सिंगलटन सेट। ऐसा सेट हमेशा कैसा होता है? बाउंडेड होता है, क्योंकि अब इसकी रेंज बाउंडेड है, यानी कि फंक्शन भी बाउंडेड है। तो फंक्शन कैसा है? बाउंडेड फंक्शन। अब देखो, क्या रेंज सेट कोडोमेन के बराबर है? ये अपना कोडोमेन है और ये अपना रेंज सेट है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि G इज नॉट ऑन टू। 1 चेक करते हैं। हर एलिमेंट की कितनी इमेज होनी चाहिए? एक। क्या कोई दो एलिमेंट एक इमेज शेयर करेंगे तो हमें चलेगा? 1 को नहीं चलेगा। अब देखो, इसमें तो सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज है। मैं पूछूं कि 1 की इमेज बताओ, आप कहोगे a नॉट। 2 की इमेज बताओ a नॉट। 1 प्लस आयोटा की इमेज बताओ a नॉट। √3 प्लस आयोटा की इमेज बताओ a नॉट। सभी लोग एक ही इमेज शेयर करें, कैसा फंक्शन है? मैनी वन, यानी कि 1 नहीं है। जो 1 नहीं होता उसे मैनी वन कहते हैं। बात समझ में आई? पक्का सारी प्रॉपर्टी चेक करनी आ गई। चलें आगे। यानी कि इन जनरल अगर पॉलिनॉमियल कैसा है बेटा, इस टाइप का, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, यानी कि 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। तो इसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना? बात ठीक है। इसके अलावा अगर हम लेके चलें तो इसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री पॉलिनॉमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसी 3 डिग्री को क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। 4 डिग्री को बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड सो ऑन। अभी ये बात क्यों बता रहे हैं? आपने नोटिस करा होगा एक पैटर्न कि जब हमने देखा लीनियर पॉलिनॉमियल, हमने जैसे आइडेंटिटी फंक्शन बनाया तो वो तो 1 बन पा रहा था, पर कांस्टेंट फंक्शन 1 नहीं बन पा रहा था। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। उसमें भी आपको ऐसे मिल जाएगा कि एक एलिमेंट डालने से जो इमेज आ रही है दूसरा एलिमेंट डालने से भी आ रही है, यानी कि 1 सिर्फ एक ही केस में होता है फंक्शन। किस केस में? ओनली नॉन कांस्टेंट लीनियर पॉलिनॉमियल्स आर 1 किसी और डिग्री का पॉलिनॉमियल कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको बात ऑलरेडी पता है पर हमने लिख भी। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू हो सकता है क्या पॉलिनॉमियल? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कभी ऑन टू होगा? नहीं। लीनियर पॉलिनॉमियल ऑन टू हो सकता है? हो सकता है। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑन टू हो सकता है? सोच के बताओ। क्या पावर 2 करने से नेगेटिव आंसर आ सकता है? आ सकता है। हम रियल नंबर में नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में है। बताओ, आयोटा की पावर 1 क्या होता है? आयोटा। आयोटा की पावर 2 क्या होता है? -1, क्योंकि आयोटा एक्चुअली में है क्या? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा क्यूब करने से क्या आएगा? माइनस आयोटा।
आयोटा इस पर 4 करने से क्या आएगा 1, तो पावर 2 करने से नेगेटिव नंबर भी आना अलाउड है, यानी कि ऑन टू हो सकता है, तो आगे कोई भी पावर का पॉलिनॉमियल चेक करके पता लगेगा। ठीक है, तो हम बस बाउंड के बारे में बता सकते हैं। बाउंडेडनेस की बात करें तो आप किसी बाउंडेड पॉलिनॉमियल को जानते हो भी, आपने देखा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हमेशा बाउंडेड होता है। क्या बाकी सारे पॉलिनॉमियल बाउंडेड हुई बात जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक है, इस बात को भी आप लिख सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स आर बाउंडेड, राइट। ये सबसे आसान फंक्शन है पॉलिनॉमियल फंक्शन। आप कैसे भी पॉलिनॉमियल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं आसान वाले लिए थे एग्जांपल, आप कैसा भी बना सकते हो, आयोटा जेड प्लस √3 जेड रेज पर 100, क्या ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है? बिल्कुल है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल पॉलिनॉमियल। इसके कोफिशिएंट कैसे है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी पावर कैसी है? कोई नेचुरल नंबर। खत्म बात। क्या ये पॉलिनॉमियल है? पॉलिनॉमियल यहाँ तक होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉलिनॉमियल का पार्ट है, पर z की पावर कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे z की पावर नेगेटिव हो गई। पॉलिनॉमियल में हमेशा पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। ये अलाउड नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चले आगे, पॉलिनॉमियल में कोई डाउट तो नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शंस, उनका नाम है रैशनल फंक्शंस। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल फंक्शन? हमें रैशनल नंबर्स पता है, मैं आपसे डेफिनेशन सुनना चाहूंगी। जल्दी कमेंट करके बताएं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, वहीं से रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन आएगी। एंड गिव मी हाफ मिनट, आई नीड टू यूज द रेस्टरूम, आई विल बी बैक। तब तक आप आंसर करें, राइट।
Any answers? So Jashumati Nashwani, P by Q is a rational number of the form P by Q where P and Q are integers and Q is not zero. You are correct. तो एक rational number हम किसे कहते हैं? मैंने अगर कहा कि Z एक rational number है यानी कि Z को हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर P और Q दोनों कैसे हैं? इंटीजर्स हैं और स्पेशली Q कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। और एक एडिशनल बात भी होती है कि इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1। ये डेफिनेशन है एक rational number की, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब देखते हैं कि रैशनल फंक्शन कैसे बनेंगे। ऐसे ही बनेंगे, बस P और Q को इंटीजर की जगह की बार हम पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेंगे। तो हम कहेंगे f of z is said to be a rational function जब वो इस प्रकार का है pz upon qz such that pz and qz are polynomial functions in complex numbers and of course denominator qz is not। मिलती जुलती लगी डेफिनेशन, याद करना भी आसान है, राइट? से याद तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, समझ में अगर बात आ गई तो, पर फिर भी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? तो बस ऐसे ही रैशनल फंक्शन बनाते जाओ जितने आपके मन में आए। तो हमें मालूम है कि अगर हमें इसकी डोमेन की बात करनी है तो उस डोमेन में हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आपने देखा मैंने इसकी डोमेन पहले नहीं लिखी, अब लिखेंगे। अब हम लिखेंगे f फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो सेट हटा दो जहां पर QZ यानी कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और कोडोमेन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी आ गई डोमेन और ये कोड। किस किस को समझ में आया कि हमें डोमेन कैसे निकालेंगे? हाँ या ना कमेंट करें, यस सर, नो मैम, जो भी है। एंड देन हम आपको एक डेफिनेशन और सिखाएंगे जिसका नाम है डोमेन ऑफ डेफिनेशन। बेटा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जब भी फंक्शन गिवन हो उसकी डोमेन गिवन होगा, बहुत बारी गिवन होगी, बहुत बार नहीं भी गिवन होगी। तो हम क्या करेंगे? तो हम एक चीज की हेल्प लेंगे जिसका नाम है डोमेन ऑफ डेफिनेशन। क्या कहना है इनका? ये कहते हैं कि अगर एक फंक्शन की डोमेन नहीं मालूम है तो हम सबसे बड़ी वो डोमेन ले लेंगे जिसपे फंक्शन वेल डिफाइंड है, ठीक है ना? तो द लार्जेस्ट डोमेन या फिर सेट एट विच द फंक्शन इज वेल। और सेट ही लिख लेते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। So the largest set at which the function is well defined is called domain of definition। तो ये हमने जो निकाली है बेटा, ये क्या है? इस रैशनल फंक्शन की डोमेन ऑफ डेफिनेशन। इसको बस वहीं दिक्कत आएगी डिफाइन होने में जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, वो पॉइंट्स हमने हटा दी, कॉम्प्लेक्स नंबर में से उन पॉइंट्स हमने माइनस कर दी, है ना? बाकी सारे पॉइंट्स अलाउड है। बात सही है, कोई दिक्कत? पक्का सही? एग्जाम्पल्स देखे जाए, रेडी है सभी? बहुत बढ़िया, आप दोनों ने बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट करा, अश्विनी एंड जशुमती, व्हाइल डिफाइनिंग रैशनल नंबर्स, है ना? हर क्वेश्चन के लिए ऐसे प्रॉम्प्ट रहा करें। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई से f ऑफ z, अब मैं इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, आपको बताना है, ठीक है? ये मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रही हूँ। क्या मुझे इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन बता सकते हो क्या होगी? ये बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। इस सेट का नाम रख देते हैं ए, आपको बताना है ए क्या आएगा। क्या ये रैशनल फंक्शन है? ऑफ कोर्स है। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। ऊपर वाले पॉलिनोमियल को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बस सुननी पड़ी थी फ्रैक्शन, वही सेम चीज है। और हमें मालूम है कि ये रैशनल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब हमें इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकालनी है। तो रैशनल फंक्शन तो ये है, पहले डोमेन निकालो, फिर रेंज निकालो, फिर देखो बाउंडेड है या नहीं, फिर देखो 1 1 है या नहीं, फिर देखो 1 2 है नहीं। वही काम करना है आपको सारा, ठीक है ना? पहले डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकालते हैं।
यानी कि लार्जेस्ट डोमेन जिस पर ये फंक्शन डिफाइन, क्या आ जाएगा उस सेट जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो, यानी कि z such that z belonging to complex numbers and denominator twice z square plus z is not zero। हमें ये चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो सारे पॉइंट्स माइनस कर देंगे जहाँ पे ये जीरो बनता है। हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अभी पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का। इसके रूट्स कितने आएंगे, 2, निकालते हैं। ट्वाइस जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आएगा, z कॉमन लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्वाइस जेड प्लस 1, यानी कि z की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर -1/2, यानी कि ये दोनों पॉइंट हमें माइनस करने हैं। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 या फिर -1/2 माइनस कर दो। यही अपना सेट क्या है, ए सेट है। ये निकालना था ना हमें, निकाल लिया। ये आ गई हमारी डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो डोमेन तो निकल गई, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ, वरना आगे चलो। डोमेन क्लियर। आगे क्या निकालेंगे हम, रेंज निकालेंगे। क्या आप सबको रेंज निकालनी आती है, कमेंट करके बता पाएंगे क्या रेंज सेट आएगा, तो बताएं जल्दी, फिर इंतजार किस बात का है, लगे काम पर, मिलकर निकालें। रेंज ऑफ एफ लिखने का दूसरा तरीका एफ ऑफ ए। ये क्या है हमारा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से क्या हटा दो, 0 -1/2। अब रेंज निकालने का एक तरीका कि इसमें सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पुट करके देखो। अब कितनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को आप जानते हो बेटा, इनफाइनाइट। इनफैक्ट अगर ये एनालिसिस पढ़ी है, याद है, तो एक वर्ड होता है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो इतनी वैल्यूज को पुट करके देखना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, तो उल्टा काम करेंगे। हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ एफ निकालने का एक और तरीका सीखेंगे। कैसे, इस फंक्शन को ना एफ ऑफ जेड को थोड़ी देर के लिए डब्ल्यू लेट करें। अब क्या करो, अब देखो क्या करेंगे, एक्चुअली रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, रेंज का मतलब होता है एफ ऑफ जेड सच दैट जेड बिलोंगिंग टू ए डोमेन, है ना। क्या मैं एफ ऑफ जेड की जगह इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डब्ल्यू, क्योंकि हमने डब्ल्यू मान लिया, सच दैट जेड बिलोंगिंग टू ए। तो हमें देखना है डब्ल्यू की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है जब जब जेड ए में से आए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अब ऐसा कुछ करेंगे कि इस एक्सप्रेशन से हम आ जाए z इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ w पे। तो z एक जगह लेकर आने की कोशिश करेंगे, बाकी सब जगह w लेकर जाने की कोशिश करेंगे, करें। कैसा करा जा सकता है, हमेशा करा जा सके जरूरी नहीं है, पर करा भी जा सकता है ना। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z एक तरफ लाने की कोशिश करो, w दूसरी तरफ लाने की कोशिश करो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। हमेशा पॉसिबल है जरूरी नहीं है, कोशिश करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ट्वाइस जेड स्क्वायर डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्राइस जेड प्लस 1। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर ले आते हैं जेड वाले टर्म्स। क्या ऐसा कुछ आ रहा है कि जेड सारा कॉमन आ जाए, नहीं आ पाएगा क्योंकि जेड स्क्वायर है ना। तो हमें क्या करना है, ले आते हैं ट्वाइस जेड स्क्वायर डब्ल्यू प्लस z कॉमन ले लेते हैं, w -3, यहाँ से -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत। क्या यहाँ पे w की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ है ना। क्या यहाँ पे w की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर आप यहाँ पे w की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा ये, तो ये आ जाएगा, देखते हैं w की वैल्यू 0 पुट करो तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3z -1, यानी कि z इक्वल टू 1/3, दैट इज अलाउड, यानी कि 0 अलाउड है, ये भी 3 अलाउड है, यानी कि w को भी नंबर हो सकता है ना। कहीं दिक्कत नहीं आ रही, कहीं दिक्कत आ रही है क्या उसके डेफिनेशन में, नहीं आती लग रही, राइट। तो जो रेंज है इसकी बेसिकली क्या निकल के आ रही है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रेंज सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, राइट। 1 है या नहीं आपको चेक करना है। 1 कैसे चेक करेंगे, हमें देखना है कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जिसपे जो वैल्यू है जो फंक्शन की आ रही है वो रिपीट कर जाए। तो आपको चेक करना है, और क्या ऐसी वैल्यू आ सकती है
z की वैल्यू -1 पुट करेंगे, z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, नहीं आ सकती, राइट। तो ये फंक्शन बर्मन भी हो जाएगा और ऑन टू बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जशुमती बाय 2 लिखना भूल गई। जशुमती आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन का। ठीक है, बात समझ में आई कैसे काम किया? कोई दिक्कत? अब मैं आपको जहाँ पर सिखाना चाही थी वो मैं एक बार समझाना चाहूँगी एक एग्जाम्पल और लेकर, ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। पिछले एग्जाम्पल में इतना अच्छे से हम कर नहीं पाए। एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, 2z + 1/z+3। दोबारा से आपको सारे सेम काम करने हैं। आपको डोमेन ऑफ डेफिनेशन, रेंज निकालनी है, 1 और 2 सब चेक करने हैं। कमेंट करो करके जल्दी से, और हम सारे मिलकर भी करते हैं, ठीक है। पहले तो निकालते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो ये फंक्शन हम मान लेते हैं किसी ए सेट से कॉम्प्लेक्स नंबर तक जा रहा है, ये डोमेन हमें नहीं मालूम है। कैसे निकालेंगे? वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसपे डिनोमिनेटर 0 ना हो। अब डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 होगा, -3 पर, तो ये तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन ए सेट हमारा आ गया। एक काम हो गया। अब निकालते हैं रेंज। मैंने आपको कहा था इसको थोड़ी देर के लिए डब्ल्यू राइट कर लेंगे। तो रेंज का मतलब क्या था? ऑल दोज वैल्यू ऑफ f of z such that z belongs to our domain या डोमेन ऑफ डेफिनेशन। इसका मतलब वो सारी w की वैल्यू such that z हमारा a से आ रहा। अब w की वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट मैं सिखाना चाही थी पिछले क्वेश्चन में, पर हमने क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल डिनोमिनेटर ले लिया, इसलिए वो काम नहीं बना। पर यहाँ जब दोनों लीनियर हो तो एक काम बन सकता है ना। शॉर्टकट है, कभी काम करेगा कभी नहीं, और बिल्कुल सही मेथड है, कोई गलत बात नहीं है। तो देखते हैं इसमें काम करता है कि नहीं, कर जाएगा, राइट। देखते हैं, इसको यहाँ पे लाओ। अब दोनों तरफ सॉल्व ऐसे करो कि z = फंक्शन ऑफ w बन जाए। ये कैसा है? w = फंक्शन ऑफ z, उल्टा करने की कोशिश करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? wz + 3w = 2z + 1। wz - 2z = 1 - 3w। z कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 1 - 3w अपॉन w - 2। अब नजर आ रहा है z फंक्शन ऑफ w जैसा नहीं बन गया, और दोबारा से एक रैशनल फंक्शन बन गया। और आपको मालूम है कि रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 तो कभी अलाउड नहीं होता, यानी कि w वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जिसपे w - 2 0 हो जाए, यानी कि w वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2। तो यहाँ से क्या आ गई हमारे पास? रेंज। तो रेंज क्या आ गई है बेटा? ये रहा रेंज सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स -2। तो यहाँ से हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों निकल आए। अब देखो ये रेंज है और हमारा कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं तो फंक्शन ऑन टू नहीं, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में आई? क्लियर? ये मेथड मैं आपको सिखाना चाहती थी, आई होप आप सीख गए हो। वैसे आपको ऑलरेडी आना चाहिए, हमने बचपन में करा है, 11th-12th क्लास में करा होगा। ऑन टू प्रूफ करते वक्त ये सेम काम करते थे, पर मेरा काम है आपको याद दिलाना, जैसे कि मैंने वादा किया था, है ना। तो इसलिए हमने करा। यहाँ तक ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है? चलो यहाँ विश्राम देते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने रैशनल फंक्शन तक पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक, सर्कुलर आपको बताया था सारे, वही हाइपरबोलिक। तो आपका काम है इसको रिवाइज करना, होमवर्क जैसे कि आपको मालूम है इस पैटर्न में फॉलो करते जाना, और रेगुलर नोट्स बनाते जाना, सेल्फ स्टडी को रेगुलर टाइम देना, और कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछना। आज मैं होमवर्क का पूरा पैटर्न आपको रिकॉल नहीं कराऊंगी, आई होप आपको ऑलरेडी याद हो। और आपको आज एफर्मेशंस भी खुद से प्रैक्टिस करनी है। एंड हम दोबारा मुलाकात करते हैं फिर कल। शुभ रात्रि, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाद में अगर आपको आते डाउट तो आप शेयर कर सकते हैं हेल्थ चैट पे। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सही है? समझ में आया सब? पक्का यहाँ तक? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? राइट? ये मेथड भी क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, दैट्स ऑल। तो वाइंड अप करते हैं फिर।